आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल के स्कोप के बारे में। अब वेरिएबल का स्कोप, इसका मतलब क्या है पहले वो समझिए। जैसे देखिए हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है, इसमें 3 फंक्शन है, मेन फंक्शन, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2। अब एक वेरिएबल मान लो यहाँ पे डिक्लेयर किया मेन फंक्शन के अंदर इंट x। अब x को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मेन के अंदर यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। x को डिक्लेयर किया है मेन के अंदर, तो मेन के अंदर तो यूज कर ही सकते हैं। क्या हम ऐड नंबर 1 और ऐड नंबर 2 के अंदर यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस x का जो स्कोप है वह मेन फंक्शन तक ही लिमिटेड है। क्या ऐसा वेरिएबल हो सकता है जो ये तीनों फंक्शन में यूज हो सके? हो सकता है। जैसे देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट y। आप ध्यान से देखेंगे कि ये y जो है ये कहीं नहीं है, मतलब किसी एक फंक्शन के अंदर नहीं है। जैसे x जो है मेन फंक्शन के अंदर है, उस तरह से y किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये सारे फंक्शन के बाहर है। तो इसको जो है सारा फंक्शन यूज कर सकता है। इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है, तो इसी को स्कोप बोला जाता है। तो आप वेरिएबल का स्कोप समझ गए। एक वेरिएबल क्या हो सकता है? एक ही फंक्शन तक सीमित हो सकता है, यानी उस फंक्शन के अंदर वो लोकल होगा। जैसे हमारे केस में x जो है मेन फंक्शन के अंदर सीमित है, मेन के बाहर x को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्कोप जो हुआ x का वो हो गया लोकल टू मेन फंक्शन। उसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया y। ये जो है किसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, यहां भी यहां भी यहां भी। उसको हमने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, सबसे बाहर डिक्लेयर किया है। तो इसका जो स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम में है। तो y का स्कोप पूरे प्रोग्राम में है। तो ये ग्लोबल हुआ, मतलब y एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब लोकल वेरिएबल को ही ऑटो वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर कोई वेरिएबल लोकल है तो उसको ऑटो भी बोलते हैं। ठीक है। और लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है? वेरिएबल का नाम लिखिए डेटा टाइप के साथ, जैसे हमने किया है इंट x। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो वेरिएबल है, यानी लोकल है अपने फंक्शन के अंदर। आप चाहें तो आगे में ऑटो कीवर्ड भी लगा सकते हैं, ऑटो इंट x। तो ये इंट x और ऑटो इंट x दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो स्कोप आप समझ गए, या तो एक फंक्शन के अंदर रहेगा या पूरे प्रोग्राम में रहेगा। जैसे y हमारा पूरे प्रोग्राम के अंदर है और x सिर्फ मेन के अंदर है। अब दूसरा टर्म आता है वेरिएबल के साथ, वो होता है स्टोरेज। मतलब जब आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर किए तो वो मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर हुआ। तो उसको समझने के लिए आप एक चीज समझिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करते हैं और वो रैम में लोड होता है तो उसको एक मेमोरी एरिया मिलता है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, परमानेंट एरिया, हीप एरिया और स्टैक एरिया। और जो आपके वेरिएबल्स हैं, आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं वो इन्हीं तीनों एरिया में जमा होते हैं। और वो किस बेसिस पे जमा होते हैं, मतलब कौन सा वेरिएबल जाएगा स्टैक एरिया में, कौन सा वेरिएबल जाएगा हीप एरिया में और कौन सा जाएगा परमानेंट एरिया में। तो वो जमा होते हैं आपके कि वेरिएबल है किस तरह का, क्या वो ग्लोबल है। अगर वेरिएबल ग्लोबल है, जैसे हमारे केस में y, तो वो जाएगा परमानेंट एरिया में। परमानेंट एरिया का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो y जो है आपका यहाँ जाएगा, ठीक है, परमानेंट एरिया में। x कहाँ जाएगा? x एक फंक्शन के अंदर लोकल है, तो वो जाएगा स्टैक एरिया में। और स्टैक एरिया क्या होता है मालूम? वो फिर से डिवाइडेड होता है। जितना फंक्शन है आपके पास, जैसे मेन फंक्शन ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, तो उतना स्टैक एरिया में डिवीजन होगा। अभी मेन फंक्शन का स्टैक एरिया ये है, मान लीजिए पहला वाला। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेन चलता है, तो मेन का स्टैक एरिया ये है। तो x यहाँ जमा होगा मेन के स्टैक में। क्यों? क्योंकि ये मेन के अंदर है। तो ये होता है स्टोरेज, कि कहाँ स्टोर हुआ। तो आप स्कोप और स्टोरेज का मतलब समझ गए। स्कोप हो गया कि एक वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हैं, और स्टोरेज हो गया कि एक वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में जाके कहाँ जमा होता है। तो अभी आपने देखा कि लोकल वेरिएबल स्टैक एरिया में जमा होता है और ग्लोबल वेरिएबल परमानेंट एरिया में। अब कुछ और टाइप का वेरिएबल मैं आपको दिखाता हूं और दिखाऊंगा कि वो कहाँ कहाँ जमा होगा। अब एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए
कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी वेरिएबल का स्कोप लोकल है तो वो स्टैक एरिया में जाएगा और किसी वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में है तो परमानेंट एरिया में जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल जो है उनका स्कोप लिमिटेड हो सकता है, फिर भी वो परमानेंट एरिया में जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे एक वेरिएबल है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ऐड नंबर 1, जो एक फंक्शन है उसके अंदर एक वेरिएबल है y1, और देखिए ये y1 जो है स्टैटिक वेरिएबल है। क्यों स्टैटिक है? क्योंकि इसके आगे हमने कीवर्ड लगा दिया है स्टैटिक, डिक्लेयर करते टाइम। तो ये y1 जो है आप इसको यूज कर सकते हैं ऐड नंबर 1 के अंदर ही। क्यों? क्योंकि y1 को आपने डिक्लेयर किया है ऐड नंबर के 1 के अंदर। तो y1 का जो स्कोप है वो लोकल है ऐड नंबर 1 तक, लेकिन आपको पता है y1 कहाँ जाके स्टोर होगा? y1 स्टोर होगा परमानेंट एरिया में। y1 परमानेंट एरिया में स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल स्टैटिक है। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो परमानेंट एरिया में जमा होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन हैं उसमें आप स्टैटिक वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो वेरिएबल जमा होगा परमानेंट एरिया में। लेकिन उस वेरिएबल का यूज कहाँ होगा? जिस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किया। जैसे y1 को मैंने ऐड नंबर 1 के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो ऐड नंबर 1 तक ही यूज हो सकता है। तो ये है डिफरेंस स्कोप और स्टोरेज में। स्कोप लोकल हो सकता है, फिर भी वो परमानेंट एरिया में जमा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा एक आता है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? आप रजिस्टर कीवर्ड लगा दें वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कहाँ पे डिक्लेयर कर दें? इसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं इंट जेड, और उसके आगे अगर आपने कीवर्ड लगा दिया रजिस्टर, ठीक है, तो जेड जो है वो कहाँ जमा होगा मालूम? वो इन तीनों में से कहीं जमा नहीं होगा। ये तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। प्रोग्राम में और भी मेमोरी होते हैं। रैम के नीचे होता है कैश मेमोरी, और कैश के नीचे होता है रजिस्टर। और रजिस्टर जो है डायरेक्टली आपके सीपीयू से बात करता है। तो रजिस्टर सीपीयू के बहुत करीब होता है, ये आप समझिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो रजिस्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आप ये समझ जाइए कि रजिस्टर भी एक तरह का मेमोरी ही है। तो जब आप ये जेड डिक्लेयर करेंगे तो जेड यहाँ पे आएगा, तो रजिस्टर वेरिएबल आ जाता है अलग से रजिस्टर के पास, ठीक है। अब जिस तरह से आपको पता होगा कि एक्स और वाई का एड्रेस होता है, एक्स डिक्लेयर किया आपने, वाई डिक्लेयर किया, तो मेमोरी में है तो उसका तो एड्रेस होगा क्योंकि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में है। रजिस्टर वेरिएबल का कोई एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप कभी भी इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहेंगे %z करके, तो आपको एरर आएगा कि आप रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस पाने का कोशिश करें, जो कि गलत है। वेरिएबल उसी वेरिएबल का एड्रेस आप दे सकते हैं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में है, ठीक है। अब एक लास्ट आता है एक्सटर्न वेरिएबल। ये भी एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आज ही पढ़ाऊंगा लेकिन अलग से। अब देखिए, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास किस किस तरह के वेरिएबल हैं। एक तो हो गया ऑटो वेरिएबल या फिर लोकल, दूसरा हो गया ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, चौथा हो गया रजिस्टर वेरिएबल, पांचवा हम लोग एक्सटर्न बाद में पढ़ेंगे। तो आइए अब इसका स्कोप और स्टोरेज देख लें। तो ऑटो वेरिएबल जो होता है उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वैल्यू एक्स का क्या होगा? गार्बेज होगा। मतलब एक्स जहां पे स्टोर होगा वहां पे पहले से कोई ना कोई वैल्यू होगा ही, मेमोरी है तो वहां कुछ ना कुछ तो लिखा रहता ही है, तो वही उसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा एक्स का, ठीक है। तो एक्स का इनिशियल वैल्यू होगा गार्बेज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ वैल्यू हो इसका तो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने 10 दे दिया तो एक्स का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 10। लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो ये गार्बेज वैल्यू होगा यहाँ पे। मतलब रैम में जो पहले से कोई डेटा लिखा है वही वैल्यू होगा। तो इनिशियल वैल्यू हो गया गार्बेज। अब स्कोप क्या होगा एक्स का? लोकल मतलब इस फंक्शन के अंदर ही।
अब x का लाइफ टाइम क्या होगा, यानी जो लोकल वेरिएबल है x मेन के अंदर है, उसी तरह से देखिए y2 इस ऐड नंबर 2 के अंदर है एक y2 वेरिएबल, ये सब क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा, मतलब ये मेमोरी में जिंदा कब तक रहेगा, जब तक इस फंक्शन का काम है तब तक रहेगा। तो वो भी एक तरह से लोकल ही हो गया लाइफ टाइम, जब तक उस फंक्शन का काम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। तो ग्लोबल वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, इनिशियल वैल्यू कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 0 दे देता है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 0। और स्कोप क्या होगा, वो ग्लोबल है, प्रोग्राम में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल। और लाइफ टाइम मतलब कब तक ये वाई वेरिएबल जिंदा रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट एरिया में है, तो परमानेंट एरिया में जो चीज़ भी रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम फिनिश नहीं होगा तब तक रहेगा। तो इसका मतलब लाइफ टाइम भी है टिल एंड ऑफ प्रोग्राम, जब तक आप प्रोग्राम बंद ना कर दें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल। इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाता है, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, तो इनिशियल वैल्यू कंपाइलर 0 दे देता है, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप है लोकल, मतलब इसी फंक्शन के अंदर। और जिंदा कब तक रहेगा, क्योंकि ये परमानेंट एरिया में है, तो टिल एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। इसका लाइफ टाइम लोकल है, अगर ये नहीं समझ में आया आपको, यानी लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम भी लोकल है, ये नहीं समझ आया तो मैं अभी आपको समझाऊंगा और डिटेल में, तब समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग रजिस्टर वेरिएबल के पास। रजिस्टर वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, वो भी गार्बेज होगा, मतलब रजिस्टर में पहले से कोई डेटा होगा वही वैल्यू उसमें होगा, अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो गार्बेज वैल्यू हो गया ये जेड का इनिशियल वैल्यू गार्बेज। और स्कोप लोकल रहेगा, मतलब आपने रजिस्टर्ड वेरिएबल जेड जो है इस फंक्शन के अंदर लिखा है, तो उसी के अंदर ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। और जिंदा कब तक रहेगा ये जेड वेरिएबल, जब तक ये फंक्शन का काम है प्रोग्राम में आपके, तो ये भी लोकल है लाइफ टाइम इसका। फिर नेक्स्ट आएगा एक्सटर्न, जब आप पढ़ेंगे तब आपको हम उसके बारे में बताएंगे। अब लोकल का मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम लोकल का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि ये मेमोरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये तो ठीक है, परमानेंट एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया। लेकिन स्टैक एरिया में वेरिएबल तभी लोड होगा जब जब उसको ज़रूरत होगा। देखिए जो वेरिएबल को परमानेंट एरिया में स्टोर होना है वो तो प्रोग्राम के शुरू में ही स्टोर हो जाएगा। कंपाइलर देखेगा कि ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल कहाँ कहाँ हैं, उन सबको जगह दे देगा। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल हैं, चाहे मेन फंक्शन के अंदर x हो या फिर ऐड नंबर के अंदर y2 हो, ये क्या होगा मालूम, ये तभी आएगा मेमोरी में जब इसका जरूरत होगा। कहने का मतलब जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन लोड होता है, क्योंकि मेन से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, तो मेन के अंदर जो जो डेटा है यानी x, उसके लिए जगह मिल गया। अब आपने मेन के अंदर से ये फंक्शन कॉल कर दिया, ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 2 कॉल किया, ठीक है। तो ऐड नंबर 2 आप कॉल करिए, तो ऐड नंबर 2 के लिए स्टैक बनेगा। जब आप कॉल करेंगे तभी वो आएगा मेमोरी में पिक्चर में, शुरू में नहीं आएगा। और देखेगा कि इसके अंदर एक वेरिएबल है y2 या y2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रोग्राम जब आप कॉल किए इस फंक्शन को ऐड नंबर 2 को, तो ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया लाइन बाय लाइन, और इस लाइन पे आके जाके खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म होगा क्या होगा, यहां से कॉल का कंट्रोल यहां चला जाएगा, मतलब इस फंक्शन मेन फंक्शन को बताएगा कि तुमने कॉल किया था ऐड नंबर 2 को, ऐड नंबर 2 का काम पूरा हो गया, अब तुम आगे का मोर्चा संभालो। जैसे ही ऐड नंबर 2 का काम खत्म हो गया, मतलब पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये जो है ना स्टैक एरिया से ये गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। मेन वाला क्यों नहीं गायब हुआ था, क्योंकि मेन तो तभी खत्म होगा जब आपका प्रोग्राम पूरा खत्म होगा, तो इसीलिए मेन रह गया। तो देखिए y2 आया और चला गया, तो y2 का लाइफ टाइम था लोकल, मतलब वो जब जब ऐड नंबर 2 का काम होगा तभी आएगा, इसी को बोलते हैं लोकल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल के बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको उसी टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे बाकी वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज किया जाता है, उसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ y1 में वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है।
अब एक चीज आपको बताता हूं कि ये एक ही बार इनिशियलाइज होगा। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। जैसे आपने मान लीजिए मेन फंक्शन से ऐड नंबर 1 को कॉल किया, ऐड नंबर 1 ये फंक्शन है, तो जब आप ऐड नंबर 1 फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया और देखेगा कि y1 में डाल दो 10, तो y1 में यहां पे आ जाएगा 10, ठीक है। और इस तरह से y1 इनिशियलाइज हो गया। अब हमने क्या किया है कि y1 इज इक्वल टू y1 प्लस नंबर, कोई भी नंबर, ये फंक्शन भेजा है, जब फंक्शन ये कॉल किया मेन, तो मेन ने भेजा है इसको, क्या भेजा 10, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब मान लो कि आपने पूरा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, ऐड नंबर 1 एक एक लाइन कंप्लीट हो गया, आपने दोबारा कॉल किया इसी फंक्शन को, ऐड नंबर 1 को ही, और इस बार वैल्यू भेज दिया 20। तो जब ऐड नंबर 1 फिर से कॉल होगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू 10, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। यही मतलब हुआ स्टैटिक वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जो है मात्र एक बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y1 का वैल्यू 20 ही रहेगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। 20 क्यों हुआ, क्योंकि पहली बार जब आपने कॉल किया था तो इनिशियल वैल्यू 10 कर दिया था, इसने शुरू में 10 कर दिया था, फिर यहाँ पे आपने y1 इज इक्वल टू y1 प्लस नंबर कर दिया था, नंबर क्या भेजा था आपने 10, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, तो यहाँ y1 का वैल्यू 20 हो गया था। और जब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो आपने ऐड नंबर 1 को फिर से कॉल किया और इस बार नंबर भेजा 20। जब आपने फिर से कॉल किया तो पहला लाइन है कि y1 को डिक्लेयर करके उसमें 10 इनिशियलाइज कर दो, वो काम नहीं होगा क्योंकि वो एक बार हो चुका है। इसी का मतलब हुआ कि एक ही बार इनिशियलाइज होता है। तो अब वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस नंबर करेगा, इस बार नंबर क्या आपने भेजा 20, और y1 का वैल्यू क्या है अभी, ऑलरेडी 20 है, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार इनिशियलाइज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल कब यूज करते हैं, ये लोकल है और गार्बेज वैल्यू है इसका शुरू का वैल्यू, और इसमें आप कोई वैल्यू चाहे तो इनिशियलाइज कर दीजिए 10, तो ये जाके रजिस्टर में आ जाएगा 10, ठीक है। इसको यूज कब करते हैं, जब आपको कोई वेरिएबल का बहुत ही स्पीड में ज़रूरत हो, जैसे लूप आप चलाते हैं तो क्या होता है, बार बार आई चेक होता है, आई ग्रेटर देन 0, आई लेस देन 0, मतलब जब आप एक कोई लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो क्या होता है, आई के साथ बड़ा ही फ्रीक्वेंटली काम होता है। तो ऐसे वेरिएबल को आप रजिस्टर में डाल सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंटली काम हो, उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा, क्योंकि रजिस्टर जो है सीपीयू के बगल में, मतलब प्रोसेसर के बगल में, प्रोसेसर बस बोलते हैं इसको, तो ये बगल में है। अगर आप रैम में डालेंगे आई को तो क्या होगा, पहले रैम से वो कैश में जाएगा, कैश से वो रजिस्टर में जाएगा और फिर जाके प्रोसेस होगा। डायरेक्ट रजिस्टर में डालिए तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूज होगा, तो इसी को बोलते हैं रजिस्टर वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने y को यहाँ पे शुरू में डिक्लेयर कर दिया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया। आप चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, आप चाहें तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, 5 10 जो डालेंगे वो हो जाएगा। अब ये ग्लोबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेन के अंदर भी इसको प्रिंट करके देखिए, प्रिंट है %dy, तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि इसका शुरू का वैल्यू है 0 और सबसे पहले मेन ही चालू होगा और मेन ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ किया नहीं, सिर्फ प्रिंट किया, तो वैल्यू आ गई 0। अब आप ऐड नंबर 1 को कॉल कीजिए और ऐड नंबर 1 के अंदर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो y का जो शुरू का वैल्यू क्या था 0, इसमें हम 5 ऐड कर दिए तो हो गया यहाँ पे 5। तो जब आप प्रिंट करेंगे y तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। फिर आप ऐड नंबर 1 को फिर से कॉल कीजिए जो कि हमने किया, तो यहाँ पे जब आप करेंगे y इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो क्या होगा, y का ऑलरेडी वैल्यू क्या है 5, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10। अब आप मान लीजिए ये फंक्शन कॉल कीजिए ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 2, इसको कॉल कीजिए 30 वैल्यू पास करके। देखिए इसके अंदर भी हम एक काम कर रहे हैं y के साथ, y इज इक्वल टू वाई प्लस 5,
तो अभी वैल्यू क्या है वाई का 10। किसने 10 बना दिया इसको? ऐड नंबर 1 ने। हमने जब 2 बार कॉल किया ऐड नंबर 1 को तो उसने वाई को 0 से 10 बना दिया। ये क्या कर रहा है? ये भी 5 जोड़ दे रहा है, तो आ जाएगा 15। 10 से हो जाएगा 15। जब यहाँ वाई प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आएगा 15। तो यही हुआ ग्लोबल वेरिएबल का मतलब। ये शेयर्ड है सबके बीच बटा हुआ है। तो अगर आपने वाई के अंदर इस फंक्शन के अंदर कोई चेंज किया तो वो इसको भी दिखेगा, इसको भी दिखेगा, या इसके अंदर कोई चेंज किया तो इसको भी दिखेगा। मतलब इसको तीनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्न वेरिएबल के बारे में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक्सटर्न वेरिएबल का यूज कब करना चाहिए। एक्सटर्न वेरिएबल का यूज आप तब करिए जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों और आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे फाइल हों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्न का यूज तब करेंगे जब हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें ढेर सारे फाइल हों। अब ये ढेर सारे फाइल हों, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी तक आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे थे वो एक फाइल में सेव कर लेते थे आप। जैसे मान लीजिए मुझे अलजेब्रा से रिलेटेड एक प्रोग्राम लिखना है, तो मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा और उसको सेव कर दूंगा algebra.c के नाम पे। लेकिन जैसे-जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते जाएंगे, आप एक फाइल के अंदर सारे लाइन ऑफ कोड नहीं लिख सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि एक फाइल के अंदर 10-20 हज़ार लाइन हो जाएगा कोड का और फिर आपको ही पढ़ने में बाद में दिक्कत आएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम एक फाइल में ना सेव करके एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना लिया और उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल बना दिया और अपने कोड को हर फाइल में बराबर-बराबर बाँट दिया, कुछ बेसिस पे, ठीक है? तो इसी का मतलब हुआ कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके प्रोजेक्ट में ढेर सारा फाइल हो। ढेर सारे फाइल का मतलब यही हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं? एक अलजेब्रा के लिए लिखना है तो बस algebra.c करके सेव कर लो, उसमें सारा काम उसी में हो जाएगा। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में आपको ढेर सारे फाइल में लिखने होंगे अपने कोड। तो देखिए, आप अगर मान लीजिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें 3 फाइल है, जैसे algebra.c क्या है? एक ही फाइल है। तो आपके प्रोजेक्ट में 3 फाइल है, उसका नाम है फाइल 1.c, फाइल 2.c, फाइल 3.c। और फाइल 1 के अंदर आपने मेन लिखा है। अल्टीमेटली मेन फंक्शन तो एक ही होगा आपके प्रोग्राम में, तो उसके अंदर आपने मेन लिखा और एक और फंक्शन लिख दिया, फंक्शन 1। उसी तरह से आपने फाइल 2.c के अंदर 2 फंक्शन डाला, फंक्शन 4, फंक्शन 5। फाइल 3.c के अंदर आपने 2 फंक्शन डाला है, फंक्शन 6, फंक्शन 7। अब आप चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो सारा फंक्शन यूज करे, ये कोई भी यूज करे और वो वेरिएबल एक ही हो, ठीक है, उसको सारा फंक्शन यूज कर सके। तो ऐसे केस में हम लोग एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हमारे फाइल एक ही थे, मान लीजिए कि आपके एक ही फाइल होते, फाइल 1.c, तो अगर उसमें मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो इसके सारे फंक्शन में यूज हो सके तो हम क्या कर देते? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते थे। अभी हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल हो जो सारे फाइल में यूज हो सके, तो ये भी एक तरह का ग्लोबल ही वेरिएबल ही हुआ, एक्सटर्न हुआ। एक्सटर्न वेरिएबल जो है एक तरह का ग्लोबल ही है, ये सारे फाइल के अंदर यूज होता है। अब एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? अब किस फाइल में डिक्लेयर करेंगे? हमारे पास 3-3, 4-4 फाइल है, कहाँ डिक्लेयर करेंगे? तो सही तरीका क्या है उसका, ये समझिए। आप एक हेडर फाइल बनाइए, जैसे stdio.h एक हेडर फाइल है, आपको ऑलरेडी मिलता है ना, उस तरह से आप अपना एक हेडर फाइल बनाइए और उसका नाम डाल दीजिए program.h और उसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए एक्सटर्न इंट और वेरिएबल का नाम एल है वेरिएबल का नाम। अब इस फाइल को आप इंक्लूड कीजिए, ये जो program.h है जहाँ पे आपने वेरिएबल एल को डिक्लेयर किया है, इसको इंक्लूड कीजिए सारे फाइल में। क्यों? क्योंकि आपको एल सब में चाहिए, तो आप कीजिए हैश इंक्लूड program.h, हैश इंक्लूड program.h, हैश इंक्लूड program.h। तो आपने क्या किया? program.h को इंक्लूड कर दिया सब में। क्यों? क्योंकि मुझे एल चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जब आप डिक्लेयर करते हैं ना एक्सटर्न इंट एल, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा आपको किसी भी एक फाइल में, सब में नहीं,
किसी भी एक में, और उसको इनिशलाइज करने के लिए आपको इस तरह से इनिशलाइज करना पड़ेगा, इंट एल इज इक्वल टू 0, किसी भी फाइल में 0 या 10 20 जो आपको देना है। इनिशलाइज करने का तरीका ये है, आपको वहाँ भी डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो देखिए हमने फाइल 1.c में कर दिया, आप 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी, तो हमने कर दिया इंट एल इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमने एल को डिफाइन कर दिया, यानी इनिशलाइज कर दिया। तो इसमें 2 प्रोसेस है, मतलब 2 स्टेप है। पहले तो आप डिक्लेयर कीजिए किसी एक हेडर फाइल में, फिर किसी एक सोर्स फाइल यानी .c फाइल में आप उसको डिफाइन कीजिए, यानी उसको कुछ वैल्यू से इनिशलाइज कीजिए। और इनिशलाइज करने का तरीका एक्सटेंड वेरिएबल का ये है, वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने कर दिया एल इज इक्वल टू 20। अब बस, अब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप करिए यहाँ पे प्रिंट एफ एल, तो आ जाएगा 20, परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा ना क्योंकि इंटीजर है। उसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एल, एल इज इक्वल टू 95 कीजिए, एल इज इक्वल टू 225 कीजिए, फिर एल को प्रिंट कीजिए यहाँ पे। तो जिस ऑर्डर में ये फंक्शन कॉल होंगे एल का वैल्यू चेंज होता जाएगा, और एल का एक ही कॉपी रहेगा मेमोरी में जिसको सब यूज करेगा, सारा लोग, ठीक है। तो आप एल का वैल्यू अगर इस फाइल में चेंज करेंगे तो यहाँ भी दिखेगा, मतलब यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं आप, या यहाँ चेंज किया तो यहाँ भी प्रिंट करेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ डाला है वही यहाँ पे आएगा। तो यही एक्सटेंड का फायदा है। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं स्टोरेज क्लास के बारे में, स्कोप के बारे में, मतलब वेरिएबल के इन फीचर्स के बारे में, उसी का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमने देखिए वही प्रोग्राम लिखा है जो बोर्ड पे आपको लिख के बताया था, और हमने क्या किया है, 3 फंक्शन लिया है, ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2 और फिर अपना मेन फंक्शन। अब हमने सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं तो 0 होगा शुरू का वैल्यू। तो जब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ y, क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन शुरू होगा, तो ये जो लाइन नंबर 44 से सबसे पहले चालू होगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ y हो गया 0 सबसे पहले। फिर हम लोग ऐड नंबर 1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड नंबर 1 फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं तो उसमें 10 वैल्यू पास कर रहे हैं। अब ऐड नंबर 1 फंक्शन के अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है y1, और वो है स्टैटिक टाइप। तो चूंकि ये पहला बार कॉल हुआ है ऐड नंबर 1, तो y1 को मिल जाएगा 10। तो जब आप प्रिंट करेंगे y1, तो y1 का वैल्यू आएगा 10। फिर आप y1 में जो नंबर आपने भेजा था ऐड नंबर 1 कॉल करते टाइम 10, उसको ऐड कर दें, तो y1 प्लस ये नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। फिर हम जो ये y ग्लोबल वेरिएबल है उसमें 5 ऐड कर दे रहे हैं। तो शुरू में y का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इनिशियलाइज किया नहीं आपने तो कंपाइलर ने 0 दे दिया। तो y प्लस 5 हो जाएगा 5, देखिए हो गया 5। तो ये फंक्शन हो गया कंप्लीट ऐड नंबर 1। चलिए मेन के अंदर देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट कॉल हुआ है ऐड नंबर 2, और उसमें भी आपने पास किया 10। तो जब ऐड नंबर 2 आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लोकल वेरिएबल है y2, और इसमें भी हमने वैल्यू शुरू में इनिशियलाइज कर दिया 10। तो y2 का शुरू का वैल्यू हो जाएगा 10, ये देखिए वैल्यू ऑफ y2 10, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, y2 इज इक्वल टू y2 प्लस नंबर, जो नंबर आपने भेजा, क्या भेजा है, नंबर आपने 10 ही भेजा है, तो 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। फिर आप y में ऐड कर रहे हैं y प्लस 5। अभी y का वैल्यू क्या है, शुरू में 0 था, लेकिन ये फंक्शन जब आपने कॉल किया तो y में 5 जुड़ गया, तो y का अभी वैल्यू है 5। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 5 और जोड़ दे रहे हैं, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे हो गया वैल्यू 10, ये फंक्शन भी खत्म। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करें, नेक्स्ट हम लोग ऐड नंबर 1 वापिस कॉल कर रहे हैं और वैल्यू पास कर रहे हैं 10। तो जब ऐड नंबर 1 वापिस कॉल करेंगे तो ऐड नंबर 1 दूसरी बार कॉल हो रहा है, तो आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल में एक ही बार इनिशियलाइजेशन होता है, तो ये लाइन स्किप हो जाएगा इस बार। तो यहाँ जब आप वैल्यू प्रिंट करेंगे, वैल्यू y1 इनसाइड ऐड नंबर 1, तो 10 नहीं आएगा, कितना आएगा, 10 प्लस पिछला बार जो 10 ऐड हो गया था इसमें 20। तो देखिए यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ y1 इनसाइड ऐड नंबर 1 इज 20, इस बार 20 आ गया। यही स्टैटिक वेरिएबल का खासियत है कि वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है। फिर आपने y1 में फिर 10 जोड़ दिया, क्योंकि 10 भेजा है, दोबारा जब कॉल किया आपने तो फिर 10 भेजा है ऐड नंबर 1 को। तो 20 वैल्यू था पहले,
अभी 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, और y में फिर 5 जोड़ दिया। अभी y का वैल्यू क्या है 10। शुरू में 0 था, पहला बार इसको कॉल किया तो 5 कर दिया, फिर इसने भी 5 जोड़ दिया 10, अभी फिर ये दोबारा कॉल हुआ है तो 10 प्लस 5 15 हो गया। ठीक है, अब हम ऐड नंबर 2 को फिर से कॉल करें 10 के साथ। तो ऐड नंबर 2 को जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, y2 फिर से इनिशियलाइज होगा। क्यों? क्योंकि y2 लोकल वेरिएबल है, ये स्टैटिक नहीं है। तो वही देखिए, y2 का जब आप वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो आ जाएगा 10। वैल्यू ऑफ y2 इनसाइड ऐड नंबर 2 इज 10। और फिर जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 10 प्लस 10 20। ये देखिए यहाँ पे y1 लिखा हुआ है इसमें पूरा। तो ये देखिए हो गया 20। ठीक है, तो यही बताना था आपको। और रजिस्टर वेरिएबल आपका हो गया, मतलब कि कहीं भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, वो लोकल रहेगा इसी फंक्शन की। इसको प्रिंट करने का तरीका वही है %dp2, लेकिन आप इसका एड्रेस नहीं ले सकते, मतलब प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल ये आप नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड वेरिएबल p2 रिक्वेस्टेड, मतलब ये अलाउ नहीं है। जबकि वही आप नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस ले सकते हैं। जैसे आपको p1 का एड्रेस लेना है तो वो मिल जाएगा आपको। ये देखिए, इसको अगर p1 का एड्रेस लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, p1 का एड्रेस आ गया, है कि नहीं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।